नमस्कार। आज हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, एक चर्चा खास व्यक्ति विशेष के साथ। और उसमें हम विषय ले रहे हैं अभी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए न्यू लेबर कोड्स। और हमारे साथ इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्रीमान अजय तिवारी जी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत लंबा अनुभव है ट्रेड यूनियन के कवर करने का, और आपको उसकी जानकारी भी है। तो हमने सोचा कि जब ये नए कोड के ऊपर चर्चा पूरे देश में हो रही है तो उसको आसान भाषा में समझा जाए कि ये लेबर कोड हैं क्या और वास्तव में इनसे क्या लोगों को या कर्मचारियों को, कामगार को लाभ होने वाला। तो शुरू करते हैं। स्वागत है अजय जी आपका। नमस्ते। और सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि भाई पहले से इतने लेबर्स के लॉ थे, रूल थे, तो ये सरकार को ये नए कोड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अश्विनी जी, लेबर कोड बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पुराने कानून जो श्रम संबंधी हैं वो बहुत पुराने हो गए थे, ऐसा माना जा रहा था। श्रम आयोग जो 2002 में जिसने अपनी रिपोर्ट दी, उसने भी कहा कि इन कानूनों के स्थान पर बहुत सारे कानून अप्रासंगिक हो गए हैं। वर्तमान परिस्थितियां, बाजारवाद का युग, आर्थिक नीतियां और उद्योग जो हैं वो अब एक नए स्वरूप में आ गया है। पहले वाला समय नहीं रहा, कारखानों का समय वैसा नहीं रहा। हर चीज़ अब परिवर्तित हो रही है। नए तरह की उद्योग आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों और हजारों आदमियों की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम लोगों की आवश्यकता है। और उद्योग ये ऐसा चाह रहा है कि हम कोई तनाव की बजाय श्रमिकों के संग एक बातचीत के जरिए उनसे हम उनके मसलों को सुलझाएं। नहीं, आपने जो बताया और वैसे लगता भी है सरकार की सोच भी ऐसी हो सकती है कि भाई जो बदलता वातावरण है उसके अंदर नई परिस्थितियों में इस प्रकार के कानूनों को लाया जाए। तो ये इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया? 4 वर्ग रखे गए हैं, तो वो किस-किस प्रकार से, आप उसको अगर सरल भाषा में बताना अश्विनी हो जी, तो? ऐसा है कि 29 कानूनों को इसके अंदर समाहित किया गया है। मैं इसे समाहित वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि इसको सकारात्मक रूप से भी देखना चाहिए। इसके दोनों पहलू हर चीज़ के होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक उसके अंदर कुछ कमी पेशी रह जाती है जिसको समय के संग दूर किया जा सकता है। 2019 में संसद में जिसे वेज कोड कहा जाता है, मजदूरी संहिता, कोड को अपन कहा जाए संहिता, वो कोड के रूप में ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, वो है संहिता। मजदूरी कोड में मजदूरी का कैसे निर्धारण होगा, न्यूनतम मजदूरी क्या होगी, मजदूरी रिलेटेड जो विषय है, मजदूरी कब किस तारीख को आदमी को वेतन मिलना चाहिए, वो सारी मजदूरी से रिलेटेड विषय उसके अंदर सरकार ने समाहित कर दिए हैं। तो अब ये कानून बनने के बाद ये कब से लागू हो जाएंगे? यानी क्या इनके बारे में पूरी जानकारी ट्रेड यूनियन को, वर्कर को ऐसी दे दी गई है कि भाई इस तारीख से ये नए कानून जो है पुरानी की जगह ले लेंगे और ये लागू होंगे? अश्वनी, थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से थोड़ा सा बताता हूँ। श्रम जो है वो राज्य का भी विषय है। इसमें रूल बनाने का मतलब जो अपन नियम कहें वो राज्यों का भी राइट्स है। राज्य भी इसमें नियम बना सकते हैं। कुछ राज्यों ने 2019 में ये मजदूरी संहिता जिसे अपन वेज कोड कहते हैं, 19 में ये आ गया, संसद से पारित हो गया। इसका मतलब ये आ गया, इसके केवल नियम बनने रह गए कि इसको लागू कैसे कैसे, किस तरीके से ये लागू होगा, इसका सरलीकरण कैसे होगा। इसे मैं कहूँ कि दुर्भाग्य की बात है या इच्छा शक्ति की कमी है, इस पे पर्याप्त भारत में बहस कहें, डिबेट कहें, वो हो नहीं पाई। मजदूरी सबसे बड़ा विषय है, हमारे जीवन यापन का विषय है, क्रय शक्ति का विषय है। वो इससे, मजदूरी से ही हमारा भविष्य निधि जुड़ी हुई है। अगर मजदूरी की
हमको ज़्यादा मिलेगी तो हमारी भविष्य निधि बढ़ जाएगी, बिल्कुल। हमारी ग्रेच्युटी पे भी असर पड़ेगा, लिव इनकैशमेंट, सारी कुछ चीज़ों पे असर पड़ेगा। लेकिन इस पे हमारे यहाँ बहस नहीं हुई। हमारे यहाँ 2 श्रेणियाँ जैसे हैं, कुशल की है, अर्धकुशल की है। हमारी वर्कफ़ोर्स का 94% जो है असंगठित है, जिसे अनऑर्गनाइज़्ड कहते हैं। सरकार कहना चाहती है कि जो हम कोड लाए हैं, जिसमें वेज कोड भी है, इसके ज़रिए सारे श्रमिक, चाहे वो संगठित हों, असंगठित हों, उनकी मज़दूरी का एक डेट हो जाएगी कि उनको एक निश्चित तारीख पे पैसा मिलेगा और उनको न्यूनतम जो वेतन है, अब न्यूनतम वेतन के बारे में राज्यों के अलग-अलग वेतन है। दोनों का अलग-अलग 1900 दुर्भाग्य की बात है कि 2017 के बाद से हमारी न्यूनतम मजदूरी क्या हो, केंद्र सरकार अभी तक निर्धारित नहीं नहीं कर कर पाई पाई है। है। 176 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमारी न्यूनतम मजदूरी है। अलग-अलग राज्य में अलग-अलग मजदूरी है, तो क्या राज्य सरकारें भी इस जो नए रूल्स आए हैं, उनके लिए उनकी सहमति है? और ट्रेड यूनियंस, क्या वो भी इन सभी परिवर्तनों से सहमत हैं? राज्य सरकार की बात करें तो पश्चिम बंगाल को छोड़ के सभी राज्य इसमें मजदूरी कोड को लेके किसी को कोई आपत्ति नज़र नहीं आती। उन्होंने अपने नियम भी बना लिए हैं। जहाँ तक ट्रेड यूनियन की बात है, ट्रेड यूनियन में से उन्होंने इस पे कोई स्पेसिफिक आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने चारों कोडों का विरोध कर रहे हैं 10 ट्रेड यूनियन। भारतीय मजदूर संघ जो है या उससे रिलेटेड जो संगठन है, उनको मजदूरी कोड से कोई दिक्कत नहीं है, वो मजदूरी कोड के पक्ष में है। लेकिन अगर देखा जाए, मान लो अभी जो पहले कानून थे, उनका जिस प्रकार से रेगुलेट होता था, तो उसके लिए अदालतें थी, लेबर कमिश्नर थे। अब ये जो नए कानून आए हैं, तो इनका निर्धारण, यानी कहीं वायलेशन होता है किसी रूल का और कर्मचारी को कहीं जाना पड़ता है, तो कहाँ अप्रोच करेगा वो? अब लेबर कोड नाम की चीज़ जो थी, जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है, वो कोर्ट के स्थान पर लेबर ट्रिब्यूनल बनेंगे। सरकार का कहना है कि 1 साल के अंदर ट्रिब्यूनल के अंदर विषय का विषय को सुलझा लिया जाएगा। तो जो पुराने केसेस जो चल रहे हैं अभी, चाहे वो एएलसी में है, ट्राइब्यूनल में है या लेबर, वो उनका फैसला पुराने नियमों के आधार पर ही होगा। नहीं, नियम तो शायद पुराने लगना चाहिए, लेकिन अभी इसको लेके सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं करी है। बहुत सारे लीगल जानकार लोगों ने जो कोर्ट में इसके मामले लड़ रहे हैं, सरकार से पूछा है कि ट्रिब्यूनल आने के बाद लेबर कोर्ट के मामलों का क्या होगा? पुराने कानून के हिसाब से चल रहे मामलों का क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 महीने के अंदर सरकार इसमें स्थिति को स्पष्ट कर देगी। और दूसरा, पहले एक इंस्पेक्टर राज था, यानी इंस्पेक्टर फैक्ट्री में भी विजिट करते थे और पीएफ के बारे में भी जो है वो जाते थे, बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा, यानी उनको बहुत सारे अधिकार थे। अब ये नए कानूनों में क्या अभी भी इंस्पेक्टर राज रहेगा या कुछ बदलाव हुआ है? ये काफ़ी बदलाव होगा। सरकार का कहना भी है, कोट अनकोट, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का समय चल रहा है। हम उद्योग पे बहुत नियंत्रण नहीं लगाना चाहते। उद्योग अपना सेल्फ असेसमेंट करें। इंस्पेक्टर राज जैसी कोई बात नहीं है। जितने भी लीगल केसेस भी चल रहे हैं, पीएफ से रिलेटेड या ईएसआई से रिलेटेड, सरकार चाहती है उनको कोर्ट में की बजाय बाहर उनको एक एमनेस्टी स्कीम के जरिए हम बाहर ही उसका निराकरण कर लें। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जैसे अभी नए कोड में जैसे आया है कि टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा और अपॉइंटमेंट लेटर सबको इशू होगा, यानी उससे क्या होगा? यानी उससे कुछ उसके जो टर्मिनल बेनिफिट या उसके सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा? हमें ऐसा समझना चाहिए कि भारत के संदर्भ में हम चीज़ों को देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कहा जा रहा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लागू हो जाएगा। सरकार उसको कहना चाह रही है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग होंगे, जिनकी 1 साल की भी नौकरी होगी, उनको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। लेकिन बीएमएस इसका भी विरोध कर रहा था। उसको भी लगता है कि इससे स्थायी
स्वभाव की जो नौकरियां हैं वो कम हो जाएंगी, वो नौकरियां घट जाएंगी या वो नौकरियां मिलना बंद हो जाएंगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में अगर कहा जाए तो आदमी को अगर बहुत छोटे से अर्थ में समझा जाए तो 1 घंटे का रोजगार भी आदमी को दिया जा सकता है। दिन भर का अभी अपन कहते थे दिहाड़ी मिलती है, हम्म। वो दिहाड़ी शब्द खत्म हो जाएगा। आदमी 4 घंटे के लिए भी आप आदमी को रख सकते हैं और 1 घंटे के लिए रख सकते हो, 1 दिन के लिए रख सकते हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वाला सिस्टम था हाँ, वो भी समाप्त हो जाएगा। वो उसका स्वरूप और बदल जाएगा। और ये जो सरकार का कहना है कि भाई इतने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिग वर्कर्स हैं या बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो उसको अभी तक कहीं क्लासिफाइड नहीं किया गया, उन लोगों को भी इसमें कुछ लाभ मिलेगा। गिग वर्कर जो है उसकी डेफिनेशन यूएस वगैरह में ये है कि जो व्यक्ति एक कोई दूसरा काम कर रहा है उसके बाद उसके पास समय है, टीचर है मानो, तो ट्यूशन पढ़ा ले या ऑनलाइन क्लासेस ले ले या टैक्सी थोड़ी देर चलाया है या कोई सामान की डिलीवरी कराया है। भारत के संदर्भ में इसको देखें तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के काम आदमी करने की स्थिति में नहीं है, हमें एक काम मुश्किल से मिल पा रहा है। तो गिग वर्कर की डेफिनेशन हमारी जो होना चाहिए वो भारतीय संदर्भ में होना चाहिए। सरकार को लगा था 1 साल पहले कि वो लेबर कोड ला नहीं पाएगी क्योंकि ट्रेड यूनियन का काफी विरोध था। ये उस समय पारित हुए 2020 में जब कृषि कानून सरकार ने पारित किए, उसी रात में ये लाए गए। तो कृषि कानूनों का काफी विरोध हुआ तो सरकार भी ठंडे बस्ते में इसको डाल के बैठ गई, कागजी कार्रवाई करती रही, राज्यों से बात करती रही, कभी कभी ट्रेड यूनियन को बुलाती रही कि आपके क्या विचार हैं। इस बीच में सरकार को लगा गिग वर्कर का बहुत प्रेशर था, बड़ी आबादी, ऐसा कहा जाता है कि 1.5-2 करोड़ गिग वर्कर हो गई है जो ब्लिंकिट में काम कर रही है, इसमें फ्लिपकार्ट में काम कर रही है, अमेजोन में काम कर रही है। उनकी सोशल सिक्योरिटी की बड़ी दबाव पड़ रहा था सरकार पे। और एक बड़ा वर्ग ये है, इसको कोई ट्रेड यूनियन छू नहीं रहा। ट्रेड यूनियन इसके संग अछूतों जैसा कहा जाए तो बर्ताव कर रहा है। तो सरकार ने अचानक से इस पे पॉलिसी पे काम करना शुरू कर दिया। उनके जो जो एनजीओ टाइप के संगठन थे उनको साथ लेके उसने बना लिया। और इसमें सरकार ने जो कंपनियां हैं उन मालिक को भी बुलाया। पहले सरकार ने उनसे कहा कि आप अपने प्रॉफिट का 5% इसमें दो। सरकार ने उनका सारा हिसाब किताब फाइनेंस मिनिस्ट्री से पता कर लिया कि वो कितनी आमदनी कमा रहे हैं और दे कितना रहे हैं। लेकिन बाद में बातचीत के बाद वो इस पे राजी हुए कि हम 5% तो नहीं देंगे, प्रति डिलीवरी जो है, प्रति काम के जरिए हम 1 पैसा 2 पैसा या कुछ 5 पैसा ऐसा हम देंगे। नहीं, जब अगर जो उद्योग हैं, पति हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी अगर ऐसी सोच है कि वर्कर को नहीं देना, यानी वो दे नहीं सकते, तो क्या ये कानून जो है वो इस मामले में सफल हो पाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग असंगठित है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, सरकारी दफ्तरों में भी आप देखो कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉयड है। अब वो काम तो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह करते हैं, लेकिन ना तो उनको कोई लेटर मिलता है क्योंकि वो एम्प्लॉय तो है एजेंसी के हैं, उनका पीएफ भी वो काटता है नहीं काटता उनको सेल। तो क्या ये नए कोड के हिसाब से कि जो काम परमानेंट आदमी कर रहा है, जो उसको सैलरी मिलती है, कम से कम उतनी सैलरी वो इस कोड के थ्रू कर्मचारी को मिल पाएगी? नहीं, सरकार के कानून तो है कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। ट्रेड यूनियन का भी हमेशा से नारा नारा रहता है। नारा रहता है। हम देखते हैं महिलाओं को भी उतना पैसा नहीं मिलता। सरकार इन कोड के जरिए ये कहना चाह रही है, 3-4 चीजें बहुत पक्की बताना चाह रही है कि सामाजिक सुरक्षा सबको मिलेगी, जिसे सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। अब सोशल सिक्योरिटी होती क्या है, ये भारत में बहुत ही ठीक से डिफाइन नहीं है। हम सोशल सिक्योरिटी को मानते हैं कि हमारा इलाज हो जाए, तो सरकार कहना चाह रही है कि जो आयुष्मान कार्ड है वो हम आपको बना देंगे और ईएसआई के अस्पतालों में आपका प्रवेश हम कुछ पैसा लेके कर देंगे और थोड़ा सा हम आपका पीएफ आप जमा करेंगे पैसा तो पीएफ काट देंगे। एक पेंशन के लिए आप पैसा हमें देंगे, वो पेंशन हम आपको, उसमें 3,000 रुपए की पेंशन हम आपको 60 वर्ष का होने पर दे देंगे। सरकार इसको मानती है सोशल सिक्योरिटी। अच्छा, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो आदमी बेरोजगार हो गया है या जिसके पास काम नहीं है,
वो अपने जीवन यापन में इतना कर सके कि अच्छे से खा सके, अच्छे से खड़ा हो सके, वो समाज पे एक बोझ के रूप में नजर ना आए। तो मुझे लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिर भी आपने साधारण भाषा में और उस तरह से कुछ विषयों के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि नए कोड आने के बाद कर्मचारियों को इसका कुछ लाभ मिलेगा, और जो पहले इंस्पेक्टर राज होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, वो इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि कानून तो पहले भी थे, अब उसको समराइज कर दिया गया है, लेकिन उन कानूनों का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा और उद्योगपति भी कामगारों को उनका उचित जो है मानदंड वो देंगे, और ट्रेड यूनियन भी सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनके लिए बात करके उनको सुधारा जा सके, और जो अच्छा पक्ष है उसके ऊपर एक पॉजिटिव वे लेके चल पाएंगे। मैं ट्रेड यूनियन के विषय में एक बात कहना चाहूँगा। ट्रेड यूनियन के लीडर जो पहले थे, उनकी शिक्षा कम हुई होगी, लेकिन वो लेबर कानूनों जो श्रम कानून है, काफ़ी जटिल विषय है, उसको समझना बहुत समझते थे। ईज़ी नहीं है, समझते थे। क्योंकि वो उसको पढ़ते थे, फिर उसका उपयोग करते थे और उनके दरवाजे अपने सारे श्रमिकों के लिए खुले खुले हुए थे रहते थे। और खुले मन से वो विषय को समझते थे और समझाते थे। तो उनका सरकार में भी सम्मान था, इंडस्ट्री में भी सम्मान था। अभी वो स्थिति नहीं रही है। अभी वो संख्या बल के नाते अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश भले ही करते हों। सिर्फ विरोध के लिए विरोध, हाँ, तो वो मुझे लगता है अच्छा नहीं है। अगर सरकार ने कुछ अच्छा किया है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और जहां कमी दिखती है उसको सरकार के पास ले जाकर, नहीं मुझे लगता सरकार है उनसे कह रही है कि आप इसमें बताइए ना कमी क्या है, हम दूर करने तैयार हैं। पिछले 2 श्रम मंत्रियों इसको लागू नहीं कर पाए। ये तीसरे श्रम मंत्री हैं जिनके समय ये लागू हुआ, लागू हुआ है। है ना? लेकिन मेरा मानना है कि इस बारे में एक पक्ष की डिस्कस होने की बजाय सरकार की बहुत ज़रूरत नहीं है। ट्रेड यूनियन को उनका ये काम है, जॉब है। एक खुले मंचों से इसके ऊपर डिबेट करें कि कहाँ पे हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, सरकार अगर कह रही है हम ग्रेच्युटी 1 साल में दिलवाएँगे, अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाएँगे, 7 तारीख तक या 2 तारीख तक वेतन दिलवाएँगे, तो मेरा कहना है जो सरकार अच्छा कह रही है उसी की सरकार से गारंटी ले लें। हाँ बिल्कुल, कि जो नियम बने हैं वो पूरे इम्प्लीमेंट हो जाएं, और जो नहीं हो पाएंगे या जो चीज़ें नहीं होंगी उसके ऊपर ट्रेड यूनियन को, सरकार को घेरना ही चाहिए, और जो अच्छा किया है उसका स्वागत करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आम कामगार को, मजदूर को ये कुछ समझने में आसानी हुई होगी, आपने जो प्रकाश डाला है, और हम इस विषय पे आगे भी बात करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, कि धन्यवाद। आपने इतने विस्तार से कम शब्दों में और आसान भाषा में लोगों को जानकारी दी है कि हालांकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन वो कितनी अपेक्षाएं पूरी होती हैं इन कोड से, वो समय बताएगा। धन्यवाद।